अप्रैल 1912। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जहाज आरएमएस टाइटैनिक, इसे अडूबने वाला जहाज कहा गया। इसमें विलासिता की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 14 अप्रैल की रात को उत्तर अटलांटिक महासागर की बर्फीली लहरों में ऐसा हादसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि मानवीय घमंड, तकनीकी चमत्कार और प्रकृति की अपार शक्ति का प्रतीक है। आइए जानते हैं टाइटैनिक की वो पूरी कहानी जो आज भी रहस्य और दर्द दोनों के रूप में याद की जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा बेहद लोकप्रिय थी। व्यापार, आवागमन और पर्यटन के कारण अटलांटिक महासागर को पार करने वाले जहाज़ों की होड़ चल रही थी। इसी दौर में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने निर्णय लिया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज बनाएगी। 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट शहर के हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। ये जहाज 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 46,000 टन वजन का था। इसमें 3 विशालकाय प्रोपेलर और 29 बॉयलर थे, जिन्हें चलाने के लिए 600 टन कोयला रोजाना जलाया जाना पड़ता था। इसकी क्षमता इतनी थी कि इसमें 3,000 से अधिक यात्री और चालक दल समा सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे अनसिंकेबल यानी अडूबने वाला कहा गया, क्योंकि इसमें 16 जलरोधी यानी वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। कहा गया कि अगर इनमें से 4 भी कंपार्टमेंट्स पानी से भर जाएं तो भी जहाज तैरता रहेगा। यही दावा इसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना गया। जहाज की विलासिता भी बेमिसाल थी। पहले दर्जे के यात्री 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। इसका गंतव्य था न्यूयॉर्क, अमेरिका। जहाज पर लगभग 2,224 लोग सवार हुए, जिनमें 1,317 यात्री और 907 चालक दल शामिल थे। यात्रियों में दुनिया के सबसे अमीर लोग भी थे, जैसे जॉन जेकब आस्टर फोर, अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, बेंजामिन गुगेनहाइम, प्रसिद्ध उद्योगपति, और इसिडोर स्ट्राउस, मेसीज डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक। इनके अलावा कलाकार, व्यापारी, पत्रकार और साधारण प्रवासी परिवार भी थे जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करने का सपना देख रहे थे। यात्रा की शुरुआत बेहद शानदार रही। साउथहैम्पटन से जहाज फ्रांस के चर्बर्ग और फिर आयरलैंड के क्वींसटाउन पहुंचा, जहां और यात्री सवार हुए। इसके बाद यह विशाल जहाज अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ चला। यात्रियों के लिए ये एक अद्भुत अनुभव था। पहले दर्जे के लोग रोजाना पार्टियां, डिनर और नृत्य में व्यस्त रहते। डेक पर लोग सैर करते और समुद्र की ठंडी हवाओं का आनंद लेते। तीसरे दर्जे के यात्री भी अपने तरीके से खुश थे। वे संगीत बजाते, गाने गाते और एक दूसरे से बातें करते। हर कोई मान रहा था कि वे सबसे सुरक्षित और आधुनिक जहाज पर सवार हैं। उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद यह यात्रा उनके जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा साबित होगी। 11 और 12 अप्रैल की यात्रा आराम से गुजरी। यात्रियों के लिए यह अनुभव शानदार था। डाइनिंग हॉल में संगीत बजता, अमीर यात्री भव्य पार्टियों में व्यस्त रहते और प्रवासी लोग डेक पर बैठकर समुद्र की विशालता देखते। लेकिन 13 और 14 अप्रैल को परिस्थितियां बदलने लगीं। उत्तरी अटलांटिक का मौसम बेहद ठंडा हो गया। जहाज के मार्ग पर कई अन्य जहाज़ों ने हिमखंड यानी आइसबर्ग देखे और वायरलेस संदेशों के जरिए टाइटैनिक को चेतावनी दी। 14 अप्रैल की 1912 की सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 6 चेतावनियां टाइटैनिक को भेजी गईं। इनमें साफ कहा गया था कि आगे समुद्र में बड़े बड़े हिमखंड तैर रहे हैं। लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड इन संदेश 14 अप्रैल की रात 11:40 पर जहाज के आगे के हिस्से यानी क्रोज नेस्ट में तैनात 2 नाइट वॉचमैन फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली को अचानक क्षितिज पर एक काला सा साया दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई और ब्रिज पर संदेश भेजा, आगे हिमखंड। कप्तान स्मिथ और प्रथम अधिकारी मर्डॉक ने तुरंत जहाज को बाएं मोड़ने और इंजनों को उल्टा करने का आदेश दिया। लेकिन जहाज इतना विशाल था कि तुरंत दिशा बदलना आसान नहीं था। कुछ ही पड़ों बाद टाइटैनिक अपने दाएं हिस्से से यानी स्टारबोर्ड साइड से हिमखंड से टकरा गया। ये टक्कर बहुत जोरदार नहीं थी। कई यात्रियों को तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन जहाज के निचले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
बर्फ ने लगभग 300 फीट लंबी स्टील प्लेट्स को चीर दिया और 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी घुसने लगा। डिजाइन के मुताबिक टाइटैनिक 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी तैर सकता था, लेकिन यहां 6 कंपार्टमेंट्स एक साथ फट चुके थे, यानी जहाज का डूबना अब तय था। कप्तान स्मिथ ने इंजीनियर टॉमस एंड्रूज को बुलाया, जिन्होंने जहाज का डिजाइन बनाया था। उन्होंने तेजी से गणना की और कहा, सर, जहाज के पास केवल 1.5 से 2 घंटे हैं। इसके बाद यह समुद्र की गहराइयों में चला जाएगा। यात्रियों को शुरू में स्थिति की गंभीरता नहीं समझाई गई। उन्हें बस कहा गया कि वे लाइफ बोट्स की तरफ जाएं। अमीर यात्री गर्म कोट पहनकर बाहर निकल आए, लेकिन तीसरे दर्जे के यात्रियों तक सूचना देर से पहुंची। टाइटैनिक पर कुल 20 लाइफ बोट्स थीं, जिनमें लगभग 1178 लोगों की क्षमता थी, जबकि जहाज पर 2224 लोग मौजूद थे, यानी आधे लोग भी सुरक्षित नहीं निकल सकते थे। यहां एक और गलती हुई। लाइफ बोट्स को पूरी क्षमता से नहीं भरा गया। शुरुआती नावों में 65 सीटों के बावजूद सिर्फ 25 से 30 लोग बैठे। अधिकारी सोचते थे कि नावें ज्यादा भरी होंगी तो टूट जाएंगी। 12:15 रात से लेकर 2:05 तक एक-एक करके लाइफ बोट्स पानी में उतारी गईं। कई परिवार अलग हो गए। औरतों और बच्चों को पहले भेजा गया, लेकिन कई पति अपनी पत्नियों से हमेशा के लिए बिछुड़ गए। बेंजामिन गुगेनहाइम जैसे अमीर यात्री ने कहा, मैं एक सज्जन की तरह मरना चाहता हूं, और वो अपने कमरे में सूट पहनकर लौट गए। इसी बीच जहाज पर संगीत बजता रहा। टाइटैनिक का बैंड आखिरी समय तक डेक पर खड़ा होकर गाने बजाता रहा, ताकि टाइटैनिक के डूबने ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि आधुनिक तकनीक पर अंधविश्वास और मानव घमंड का प्रतीक बन गया। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने हादसे की जांच शुरू की। जांच में पाया गया लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक पर 20 लाइफ बोट्स थीं, लेकिन इतने विशाल जहाज पर कम से कम 48 नावें होनी चाहिए थी। आइसबर्ग वार्निंग की अनदेखी। कई महत्वपूर्ण संदेशों को नजरअंदाज किया गया। गति कम ना करना। कप्तान स्मिथ ने खतरों के बावजूद जहाज की रफ्तार कम नहीं की। वायरलेस संचार का अव्यवस्थित उपयोग। वायरलेस ऑपरेटर यात्रियों के निजी संदेशों में व्यस्त थे, जबकि महत्वपूर्ण चेतावनियां दब गईं। इस हादसे के बाद कई नए कानून बने। अब हर जहाज पर काफी संख्या में लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य हुआ। हर जहाज पर 24 घंटे वायरलेस रेडियो ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों की निगरानी के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई। जहाज़ों के डिज़ाइन में सुधार किए गए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हों। टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक प्रतीक बन गया। मानव की महत्वाकांक्षा बनाम प्रकृति की ताकत का प्रतीक। विलासिता और अमीरी बनाम साधारण प्रवासियों की नियति का प्रतीक। अविश्वास और सुरक्षा की गलतफहमियों का परिणाम। आज भी टाइटैनिक की कहानी सुनकर लोगों के मन में डर और रहस्य दोनों पैदा होते हैं। 1985 में समुद्र वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलर्ड ने टाइटैनिक के मलबे को अटलांटिक महासागर की गहराई 12,500 फीट में खोजा। आज ये जगह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अंडरवाटर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में गिनी जाती है। 1912 की वो काली रात, जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जिसे अडूबने वाला कहा गया था, समुद्र की बर्फीली लहरों में हमेशा के लिए खो गया। इस हादसे ने हमें याद दिलाया कि चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, प्रकृति की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान की उम्मीदों, सपनों और अहंकार का प्रतीक था, और इसका डूबना हमारी सबसे बड़ी सीख। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से टाइटैनिक के डूबने का सबसे बड़ा कारण क्या था।